टर्की मुझे लगता है बहुत बड़ा एक एहसान फरामोश है, उसकी मैं जरूर बात करूंगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जब तुर्की में भूकंप आया, जब वो देश नियर अबाउट निस्तो नाबूद हो गया, तो भारत सबसे पहले वहां पर पहुंचा। टेररिस्टों को दावत तो कौन देता? पाकिस्तान तो नापाक मुल्क है, मैं तो उसे पाकिस्तान कहते हैं, नापाकिस्तान है। चीन की रही बात, चीन तो हमारे लिए कोई रेलेवेंस नहीं रखता, क्योंकि चीनी टूरिस्ट तो आज तक भी कितना आया, पहली बात ये आती है। बाकी चाइना कहीं ना कहीं अपने चमचों को खुश करने के लिए, यानी कि चमचा कौन? चाइना का पाकिस्तान, और वही चमचा पाकिस्तान जो वहां पर चाइना में जो अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहता है, और वहां पर उइगर मुस्लिमों की क्या हालत है वो आप समझते हो। पता नहीं पाकिस्तान किस तरह से अपने दोहरे मापदंड की राजनीति यहाँ पर लगाता है कि वहां पर तो तलवे चाटता है चाइना जैसे मुल्क के, जहां पर मुसलमानों की इतनी बड़ी उत्पीड़ना पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रही जितनी चाइना में हो रही है। ऐसे देश के तलवे चाटने वाला जो देश है, उनकी चमचागिरी करने वाले कई बार जो चमचागिरी करवा रहे होते हैं, वो भी उनकी बात सुन लेते हैं। चाइना ने इसीलिए कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम, मैं आपका मेजबान सागर रफीक। बात करते हैं हम G20 की। G20 की लगातार तीसरी बैठक भी कल खत्म हुई। अब कश्मीर घाटी के लोगों की आश यही है कि अब कश्मीर घाटी के अंदर बेरोजगारी खत्म होगी। फिलहाल इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अभिजीत जसरोटिया जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है कि G20 की तीसरी बैठक भी खत्म हुई। अभिजीत जसरोटिया जी, आपका खैर मकदम। धन्यवाद। आप मुझे ये बताएं कि कश्मीर घाटी में पहली बार, अगर हम कहेंगे कि भारत में पहली बार जो है G20 की बैठक, और ये भारत देश का ये एक वाहिद प्रधानमंत्री जिन्होंने G20 के बारे में सोचा, क्या लगता है? मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं इसमें मुबारकबाद की अगर कोई पात्र हैं तो ये कश्मीर के लोग हैं, जिन्होंने G20 को कामयाब करने में जो है अपनी भूमिका निभाई है, और अपने दोनों बाहें खोलकर इन सभी इंटरनेशनल जो लोग आए हुए थे यहाँ पर, जितने डेलीगेट्स हैं, उनका वेलकम किया, और कश्मीर की वो इमेज जो 30 साल पहले कहीं ना कहीं खो गई थी, उसको वापस लाने में इन लोगों ने बहुत बड़ा दायित्व निभाया। तो आज मैं कश्मीर के सभी लोगों को अपने दिल की गहराइयों से जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हाँ अभिजीत जी, मुझे ये बताइए कि कुछ मुल्कों ने बाइकआउट किया आने से, आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ने वाला? हालांकि अगर हम चीन की बात करें, या फिर पाकिस्तान को दावतनामा नहीं दिया गया था। देखें, दावत किनको देनी है? टेररिस्टों को दावत तो कौन देता? पाकिस्तान तो नापाक मुल्क है, मैं तो उसे पाकिस्तान कहते हैं, नापाकिस्तान है। चीन की रही बात, चीन तो हमारे लिए कोई रेलेवेंस नहीं रखता, क्योंकि चीनी टूरिस्ट तो आज तक भी कितना आया, पहली बात ये आती है। बाकी चाइना कहीं ना कहीं अपने चमचों को खुश करने के लिए, यानी कि चमचा कौन? चाइना का पाकिस्तान, और वही चमचा पाकिस्तान जो वहां पर चाइना में जो अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहता है, और वहां पर उइगर मुस्लिमों की क्या हालत है वो आप समझते हो। पता नहीं पाकिस्तान किस तरह से अपने दोहरे मापदंड की राजनीति यहाँ पर लगाता है कि वहां पर तो तलवे चाटता है चाइना जैसे मुल्क के, जहां पर मुसलमानों की इतनी बड़ी उत्पीड़ना पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रही जितनी चाइना में हो रही है। ऐसे देश के तलवे चाटने वाला जो देश है, उनकी चमचागिरी करने वाले कई बार जो चमचागिरी करवा रहे होते हैं, वो भी उनकी बात सुन लेते हैं। चाइना ने इसीलिए सुनी है। रही बात एक मुल्क की मैं बात करूंगा, टर्की। टर्की मुझे लगता है बहुत बड़ा एक एहसान फरामोश मुल्क है, उसकी मैं जरूर बात करूंगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जब तुर्की में भूकंप आया, जब वो देश नियर अबाउट निस्तो नाबूद हो गया, तो भारत सबसे पहले वहां पर पहुंचा। NDRS की टीमें वहां पर पहुंची, भारत की फौज पहुंची, उनको मलबे के नीचे से निकाला। हमने इंसानियत दिखाई, क्योंकि हम वासुदेव कुटुंबकम में सभी लोगों को अपना समझते हैं। ये भारत का दायित्व था, लेकिन उन्होंने यहाँ ना आकर ये बता दिया कि वो किस फितरत के हैं और हम किस फितरत के हैं। लेकिन फर्क नहीं पड़ता किसी से भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी आई है, वो यहाँ से एक मैसेज लेकर रही है, और खासकर कश्मीरियों ने जो अपनी मैसेज दिया है कि हम कश्मीरी अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। वो मेहमान नवाजी कर आज पूरी की पूरी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी दुनिया आज कश्मीर की तरफ कैसे देख रही है कि देखें यहाँ पर सब कुछ सेफ है। यहाँ पर जो अलग से 30 सालों से एक प्रोपोगंडा था पाकिस्तान का फैलाया हुआ, कुछ काली भेड़े हमारी पॉलिटिकल भेड़े थी उनका फैलाया हुआ था, वो अब नहीं है। यहाँ पर लोगों ने शिकारों में घूमकर, यहाँ पर टूलिप गार्डन में जाकर, हर एक जगह पर जाकर जो उन्होंने एक संदेश दिया पूरी दुनिया को कि आए, इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए भी जो है कश्मीर के लोग वेट कर। जो आम सितम लिया गया था कि कश्मीर घाटी के अंदर धारा 370, धारा 35 से जब से खत्म किया, उसके बाद ये पहला ऐसा लग रहा है कि पहला डिसीजन लिया गया कि G20 को लेकर। आपको लगता है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी के अंदर विकास हुआ? हालांकि नारा भी लगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए, मुझे लगता है एक तो सबसे बड़ी बात है, विकास तो हुआ ही, लेकिन विकास के साथ सबसे बड़ी क्या होती है बात, जिसे कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आज तक इंसाफ किसी को नहीं मिला। मुझे लगता है 5 अगस्त 2019 के बाद इंसाफ मिला। भले वो मीरवाइज के कातिल जो थे वो पकड़े गए, भले वो शबीर शाह, यासीन मलिक और बीटा कराटे जैसे हथियारों को जेल में बंद कर दिया गया, ये सबसे बड़ी बात होती है। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की आपने बात की है, सबको इंसाफ भी भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। और भारतीय जनता पार्टी ने ये बता दिया कि हमारी एक पार्टी है जिसका दामन पाक है कश्मीर को लेकर। वरना अगर आप एनसी, PDP और कांग्रेस की बात करते हैं, इन सब के हाथ जो हैं वो मासूम कश्मीरियों के खून के साथ रहे हैं। जितना
जितना जेलम में खून बहा 30 सालों के बाद, उसका अगर कोई कसूरवार है तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पीडीपी और कांग्रेस है। सर कितना अच्छा होता कि G20 की बैठक में अगर जो कश्मीर के दिग्गज नेताज हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं या फिर मैडम महबूबा मुफ्ती है, उमर अब्दुल्ला हैं, अगर वो भी G20 की बैठक में होते। देखिए मैं बड़ी बड़ी मजाक नहीं कहता हूँ, लेकिन बड़ी सही बात है, ये सबके सब वो कूचड़ सास वाला काम है इनका। वो कूचड़ सास होती है जिसकी एक बहू काम करने वाली आ जाती है, उसने उसमें कोई ना कोई नुक्स निकालना है। बहू आटा भी गूंद रही तो कहेंगे हिल क्यों रही है। आज इनका वो वाला रोल है, क्योंकि वो बेचारी बहू जो काम करने वाली यहाँ पर आ चुकी है। दिक्कत इनकी सबसे बड़ी है, इनके पास कोई मसला ही नहीं है। बात करें तो किसकी करें। अब रिपोर्ट कार्ड लोग निकालते हैं, इनकी 30-40 साल की रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं, हमारी 3-4 साल की रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं। इनसे पूछते हैं कि बताइए 3-4 साल में कैसे हो गया, आपने 30-40 साल क्या किया था। फारूक अब्दुल्ला कह रहा है कि भाजपा का जो एजेंडा है वो सही नहीं है कश्मीर घाटी के अंदर। तो आपका एजेंडा कौन सा था जरा ये बता दीजिए। 30 सालों से आपने कौन सा एजेंडा चलाया। 87 में आपका एजेंडा सबके सामने आ गया था। एमयूएफ की इलेक्शन की रिगिंग आपने नहीं की थी, बंदूक यहीं पे दाखिल हुई थी, और जो सबसे पहला 5 का दस्ता यहाँ पर गया था हथियार उठाने के लिए, वो आप ही के वर्कर थे। तभी तो जगमोहन जी ने फ्रोजल टर्बुलेंस में लिखा था कि आप ही ने अपने वर्करों को कहा जाओ जाके बंदूक उठा के लाओ। उसके बाद जितनी कत्लो गारत हुई है उसका कोई कसूरवार है तो आप लोग कसूरवार। अच्छा, लास्ट प्रश्न मेरा ये रहेगा अभिजीत जी, अब कश्मीर घाटी के खासतौर पर युवाओं की अगर हम बात करें, जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, उनकी उम्मीदें हैं कि जो G20 की बैठक हुई कश्मीर घाटी के अंदर, उनकी उम्मीद है कि आप उन नौजवानों को रोजगार मिलेगा। देखिए मुझे लगता है बेरोजगारी का भी कसूरवार अगर कोई है तो ये एनसीपीडीपी और कांग्रेस है। जहां पर कश्मीर को, जहां पर टूरिज्म की हब माना जाता है, स्वर्ग माना जाता है दुनिया के ऊपर, कश्मीर के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि 30 साल से आपने ऐसा बम गोला और बारूद को प्रमोट किया कि यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट नहीं आया। लेकिन पिछले आप 1 साल से देखिए करोड़ों के हिसाब से सैलानी आ रहे हैं। आने वाले टाइम में आप खुद देखिए, होटल वालों से बात करें, शिकारा वालों से बात करें, जो नुकसान उनका 30 सालों में हुआ वो 3 सालों में पूरा हो गया हुआ उनका नियर अबाउट। और आने वाले समय में भी आप देखेंगे ये लोग पूरे हिंदुस्तान को नौकरी देंगे। खुद की एम्प्लॉयमेंट तो होगी इनकी, क्योंकि ये जो टूरिज्म की हब है, यहाँ पर टूरिस्ट के साथ ही सारी इकोनॉमी जनरेट होती है। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी, जो 30 साल लोग बेरोजगार रहे उसका कोई कसूरवार है तो ये लोग हैं। इनसे जरा हिसाब किताब लीजिए। सर कश्मीर घाटी के युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं युवाओं को ये एक्सपीरियंस ये बात कहना चाहता हूँ कि इनकी बातों में ना आए, भले वो फारूक साहब की बातें हो, भले वो मैडम महबूबा मुफ्ती की बातें हो। 30 साल तक जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उसके कसूरवार ये सब लोग हैं। और यहाँ पर जो कुछ भी होता रहा, बैकडोर अपॉइंटमेंट होती रही, इलीगल अपॉइंटमेंट होती रही, और अपॉइंटमेंट भी क्या करते थे, 1200 की नौकरी, 1800 की नौकरी, वो छलावा था, खिलवाड़ था आप लोगों के साथ। अब जो नौकरी आपको मिल रही है, सबसे पहली बात हकदार को हक मिल रहा है, दूसरी पूरी तनख्वाह मिल रही है, जिसमें खुद का भी पेट पलता है, पूरी परिवार का पेट पलता है। एक भी आपको कोई मुफ्ती परिवार या अब्दुल्ला परिवार या गांधी परिवार के रिश्तेदार को नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर कोई डिजर्विंग करते हैं तो जरूर मिलेगी, अदरवाइज बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं होगी। आप सबको आपका हक दिया जाएगा और वो हक आपको भारतीय जनता पार्टी दिलाएगी, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ सबका इंसाफ भी करते हैं। इसीलिए आप ये पूरी मेरी तरफ से रखो। मैं एक चीज आपको कहूंगा, यहाँ लोग बरगलाने की कोशिश करेंगे आपको, कोई एजेंसियों का एजेंट बताएगा, कोई कहेगा कश्मीर का युवा एक मोबाइल लेकर बिक गया। इनको बताओ कश्मीर का युवा क्या है, इनको बताओ कश्मीर का युवा किस तरह से हिंदुस्तान में यूपीएससी में भी टॉप करता है। इनको बताओ कि कश्मीर का युवा का जो परचम है वो पूरी दुनिया में उन्होंने लहरा कर रखा है। अगर टूरिज्म में कहीं होता तो सबसे आगे कश्मीर का युवा होता है। ये मैसेज देना इन सबको, और जिन्होंने अपनी डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स के चलते हुए अब्दुल्ला के बाद अब्दुल्ला, मुफ्ती के बाद मुफ्ती, गांधी के बाद गांधी आएगा, उन सबको जवाब बीडीसी, डीडीसी, पंच सरपंच बनकर आप लोगों ने आगे ही दे दिया है। आने वाले टाइम में आप एमएलए बनकर भी इनको बताएं कि अब आपका परिवारवाद खत्म हो चुका है, कश्मीर का युवा जाग चुका है, हमें तरक्की चाहिए। हमें ये चाहिए कि मेरे वालिद जो हैं, मेरे जो माँ बाप हैं, मेरे वो सुकून से बैठे कि अगर मेरा बच्चा सुबह गया है तो शाम को घर वापस आएगा। इनका वाला दौर खत्म हो चुका है, जहां पर अगर कोई युवा घर से बाहर निकलता था पता नहीं शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जिन्होंने गलत किया हुआ है उनके साथ अगर कोई कुछ गलत हो रहा है तो उसमें हमें कुछ कहने की जरूरत है। आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा अभिजीत जी, अगर कल की डेट में इलेक्शन का बिगुल बज गया तो सबसे पहले एजेंडा क्या रहेगा भाजपा का, और उसके बाद अब अगर इलेक्शन हो गए यहाँ पे कश्मीर घाटी के अंदर तो भारी बहुमत से कितनी सीटें लोगे आप? ठीक है, सबसे पहली बात तो ये आती है कि अगर यहाँ पर चुनाव, और बहुत जल्दी चुनाव हो भी जाएंगे, अगर भी नहीं मैं बोलूँगा बहुत जल्दी चुनाव भी हो जाएंगे, उसके अंदर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। क्योंकि सबको पता है कौन सी पार्टी है, क्योंकि ये कंपैरिजन करेंगे ना, हमारा रिपोर्ट कार्ड भी निकालेंगे, उनका भी निकालेंगे, तो मुझे लगता है उसके बाद आपको हम ही नजर आएंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम सबको साथ लेकर चलेंगे, और सबको साथ लेकर चलेंगे। और जिस नए कश्मीर का हमने वादा किया था 5 अगस्त 2019 का, जो G20 के बाद आपके सामने आ ही गया है, हम एक चीज जरूर चाहेंगे, और मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि सब मिलकर इसको आगे लेकर चलेंगे कश्मीर को। ये कश्मीर सही में जो स्विट्जरलैंड जिसे बनाकर दिखाएंगे, और स्विट्जरलैंड सिर्फ नाम का ही नहीं, यहाँ पर वही होगा, उसी तरह की तरक्की जो होना शुरू हो गई है। और आप सबका दायित्व बनता है कि
कि इनकी बातों में ना आए, इनके बरगलाने पर ना आए और उस नापाक मुल्क के प्रोपोगंडे पर ना आए। वो ऐसा नापाक मुल्क है कि वहां पर अगर किसी की जवान बच्ची फोत हो जाती है तो उसकी कब्र के ऊपर उनको पिंजरा डाल के बैठना पड़ता है। ऐसे नापाक मुल्क के प्रोपोगंडे में ना आए। हमें हर टाइम सजदा करना चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए मकबूल शेरवानी के से, जिसने हमारे को बचाया था, वरना आज हम भी उस पाकिस्तान का हिस्सा होते और आज हमारा भी ये हाल होता। शुक्रिया। ये थे अभिजीत जसरोटिया जी, जिनका मानना कुल मिलाकर यही है कि जो G20 की बैठक कश्मीर घाटी के अंदर हुई उसको लेकर जो है गरीब जनता की अगर हम बात करें या फिर पढ़े लिखे नौजवानों की बात करें, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट विद कैमरा पर्सन शाहिद मकबूल के साथ में सागर रफीक, विदाई कश्मीर के लिए।